जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 10th ऑफ अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए है, बीपीएससी के लिए है और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिनको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। यहां पर आपको एग्जामिनेशन से जुड़ी अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। सो आज कौन से टॉपिक्स जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसका मिसयूज हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या कॉपरेशन है और क्या चैलेंजेस है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर कोलैबोरेशन किस तरीके का होने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चरल स्कीम्स को है वो और बेहतर बनाने की बात की जा रही है, रैशनलाइज करने की बात की जा रही है। फिर इसके अलावा हीराकुंड कैनाल सिस्टम जो है उसको रेनोवेट करने से रिलेटेड एक आर्टिकल है और इंडिया की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेक्शन 498 ए जो है इंडियन पीनल कोड का और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है उसको बेसिकली हाईलाइट किया है और ये कहा है कि इसका जो है वो मिसयूज किया जा रहा है। ये कानून जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे किस पर्पस के लिए, तो आप जानते ही हैं, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए, क्रूएल्टी और वायलेंस से, राइट, क्रूरता और हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए कानून लाए गए थे। बट रीसेंट जुडिशियल ऑब्जर्वेशन यानी कि जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो काफी केसेस में पॉइंट आउट किया कि यहां पर निजी लाभ के लिए, पर्सनल गेन के लिए जो है वो इस कानून का जो है वो शोषण हो रहा है। फिर सेक्शन 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करें 2005 के, तो ये प्रोविजन सेक्शन 498 ए इंडियन पीनल कोड के अंदर जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1983 आपको ध्यान में रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी क्रूरता होती है, क्रूएल्टी होती है मैरिड वुमेन के अगेंस्ट उनके हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव के द्वारा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए 498 ए हम लोग को देखने को मिलता है। नया भारतीय न्याय संहिता हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है, तो सेक्शन 84 इसका जो है वो रिप्लेस करता है 498 ए को आईपीसी के, राइट, और डिफाइन करता है सिमिलर टर्म्स कि कोई भी पर्टिकुलर किसी भी तरीके से अगर महिला जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सही आचरण नहीं रखा जा रहा है, उनकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और जब भी कोई महिला के अगेंस्ट जो है वो मतलब गंभीर गंभीर तरीके से जानबूझकर जो है वो हिंसा की जाती है या मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो भी ये भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 84 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इसमें 3 साल तक की सजा हम लोग को देखने को मिलती है और जज जो है वो चाहे तो फाइन भी इंपोज कर सकते हैं। ये कानून कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल हम लोग को देखने को मिलता है, संज्ञेय कानून है और इसमें जमानत जो है वो नहीं होगी, बेल जो है वो नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अरेस्ट किया, कॉग्निजेबल का मतलब कि अरेस्ट किया जा सकता है बिना इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन किए तुरंत, राइट, और बेल नहीं मिलेगी। अब इसी अरेस्ट वाले क्लॉज के कारण इसका मिसयूज हो रहा है, ये कोर्ट ने बताने की कोशिश करी। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 का हम लोग को देखने को मिलता है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है अलग अलग प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है घरेलू हिंसा। इसके अंदर फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक अब्यूज, हर तरीके का अब्यूज हो सकता है। वुमेन जो होती है हर प्रकार के डोमेस्टिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, जिसके अंदर इन लिव इन पार्टनर्स भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, ये भी इस कानून के तहत जो है वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रोविजन जो हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंदर राइट टू रेसिडेंस इंक्लूडेड है, राइट, शेयर्ड हाउस होल्ड्स में। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि दिए जा सकते हैं। इवन मेडिकल या साइकोलॉजिकल इंजरीज के लिए फाइनेंशियल रिलीफ भी दिया जा सकता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मुआवजा देते हैं ना, तो वो चीज। फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, किसके कारण आज की डेट में या इतने समय से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर। एक तो सोसाइटी, पैट्रियार्की सोसाइटी, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो पैट्रियार्कियल है, पितृसत्तात्मक समाज हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें मेल डोमिनेट करते हैं। महिलाओं को जो है वो बोलने का अवसर जो है वो नहीं दिया जाता घर के अंदर, राइट, पर्दे में रखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मेजर डिसीजन मेकिंग जो घर की होती है उसमें महिलाओं को का कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं रहता है,
राइट। तो ऐसी चीज है। फिर जो मेल है वो अपनी पावर जो है वो दिखाने के लिए या अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो महिलाओं के ऊपर जो है वो निकालते और महिला पलट कर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, राइट। फिर कल्चरल बिलीफ भी कई बार महिलाओं को जो है प्रिवेंट करती हैं कि वो बोल नहीं सकती। जैसे होता है ना काफी सारे कि जैसे जेठ के आगे नहीं बोलना है, पर्दा रखना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं कि जिसमें उनकी बात जो है वो दबा दी जाती है महिलाओं की। फिर इसके अलावा इकोनॉमिकली महिला जो है वो डिपेंडेंट रहती है, राइट, हस्बैंड के ऊपर, राइट। फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो हम लोग को महिला की देखने को मिलती है मेल फैमिली मेंबर के ऊपर होती है। इस कारण भी उनको कई बार जो है वो चुप रहना पड़ता है। फिर अल्कोहल या ड्रग अब्यूज भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसके कारण भी वायलेंस होता है कि पति जो है वो पी खा के आ रहे हैं रात में लेट नाइट और फिर पूरा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपनी वाइफ के ऊपर जो है वो निकाल रहे हैं। फिर डाउरी प्रेशर, राइट, या मैरिटल डिस्प्यूट भी कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये भी एक इशू है, राइट। कहीं भी हल्का फुल्का थोड़ी सी टकरार क्या हुई तो फिर मारना पीटना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब इसका मिसयूज भी किया जा रहा है कई बार किसी को पर्सनल गेन के लिए। इसमें पर्सनल गेन गेन का मतलब यह है कि धमका के कि बेटा, जैसे महिला धमका रही है आजकल कि हमसे तेरे बारे में बात मत करना वरना डाउरी केस लगा दी जाएगी, दहेज प्रथा लगा दी जाएगी, अभी के अभी पूरी फैमिली जेल में सड़ेगी। हो रहा है ये। इस कानून कानून बनाया गया था महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इसका मिसयूज किया जा रहा है। फॉल्स कंप्लेन जो है वो फाइल हो रही है, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व है, राइट। एलिमनी को लेकर नेगोशिएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एलिमनी दो हमें, राइट। कई बार शादी करके डिवोर्स जो है वो कर लिया जाता है। शादी करने का मेन ऑब्जेक्टिव एलिमनी, कि सामने वाले की आधी जायदाद हमारे नाम पे हो जाएगी, ऐसा भी होता है। ठीक है। इसमें हस्बैंड्स को प्रेशराइज भी किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज किया जा रहा है फाइनेंशियल सेटलमेंट करने के लिए। नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। अब ये नॉन बेलेबल नेचर जो इस कानून का हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें बिना किसी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी कि बिना किसी जो है वो प्राथमिक जांच के या प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें तो अरेस्ट कर लिया जा सकता है। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। उसमें मेंटल प्रेशर, बर्डन जो है वो ये सब चीजें आने लगती हैं। ठीक है। इस कई केसेस में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या बेड रिडन इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि जो बिस्तर पर ही अपना जीवन काट रहे हैं, तो इस फॉल केसेस में वो बुरी तरह से जो है वो फंस जाते हैं, राइट। तो और भी डिस्ट्रेस, परेशानी जो है वो उनको फेस करनी पड़ जाती है। सोशल और साइकोलॉजिकल डैमेज भी होता है। समाज में देखो कितने तरह तरह की फिर बातें होने लगती हैं। जेल जाने के बाद, थाने जाने के बाद आरोप लग जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो भी एक समाज में छवि खराब कर देता है। आरोप भी बहुत बड़ी चीज होती है, छवि खराब करना, राइट। कि देखो वो भी दहेज प्रथा के केस में अंदर हुए थे अभी। अरे भले ही फॉल्स कंप्लेन है या सही कंप्लेन जो भी है पता नहीं, बट अंदर हो गए तो मतलब वो दाग लग गया, वो भी जिंदगी भर के लिए। हो सकता है कि सामने मुंह पे आपसे कोई कुछ ना बोले बट पीठ पीछे तरह तरह की बातें करेंगे, तो ये भी होता है। कोर्ट ने ये भी नोट किया है कि ये मिसयूज जो है ऐसा ना हो, इसके लिए रिफॉर्म, सुधार जो है वो लाने चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स होनी चाहिए। अगर कोई फॉल्स कंप्लेन कर रहे हैं तो उनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, राइट। तो जुडिशरी ने किन किन चीजों के ऊपर ऑब्जर्वेशन दिया अपना, तो पहली चीज तो जुडिशरी ने ये चीज मानी है कि हाँ भाई इन कानून का मिसयूज हो रहा है, राइट। और क्यों? क्योंकि इसमें अरेस्ट वाला जो प्रोविजन हम लोग को देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि तुरंत अरेस्ट करना है। तो ये कह रहा है, इनने बोला कि नहीं भाई आप अरेस्ट करो बट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एटलीस्ट प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, फिर उसके बाद अरेस्ट किया जाए। कोर्ट्स ने सजेस्ट किए कुछ पेनाल्टीज उन इंडिविजुअल्स के लिए जो फॉल्स या फिर मैलिसियस कंप्लेंट जो है वो लिखवाते हैं, राइट। जो मतलब ऐसी कंप्लेंट्स लिखवाते हैं जो खराब, फॉल्स है, सही नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया। फिर आज की डेट में जेंडर न्यूट्रल कानून लाने की बात की जा रही है कि भाई ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल्स को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट किया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। क्योंकि कई बार आज की डेट में ये भी देखने को मिला है कि मेल जो है वो भी पिट रहे हैं, राइट। फिर इसके अलावा पैट्रियार्कियल नॉर्म्स जैसे इश्यूज हैं तो उनको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं को प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को रिड्यूस करने का काम करेगा। फिर बेलेबल और नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि भाई मिसयूज जो है वो प्रिवेंट हो। क्योंकि आप बेल दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर मिसयूज इस कानून का नहीं होगा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए अरेस्ट करने से पहले। तो ये सब चीजें
हम लोग को इस टॉपिक के अंदर देखने को मिली। अब इस टॉपिक के अंदर आपको चीजें समझनी क्या थी? पहली चीज तो हमने ये चीज देखी कि कोर्ट ने 2 कानून को लेकर चिंता व्यक्त करी है कि इसका मिसयूज हो रहा है। एक है सेक्शन 498 आईपीसी का, जो आज की डेट में क्या हो गया है, जो आज की डेट में सेक्शन 84 हो गया है भारतीय न्याय संहिता का। क्लियर? ये वाली बात यहां पर क्लियर हो गई। सेक्शन 498 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था, महिलाओं के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो उस चीज के लिए ये लाया गया था। इस कानून के तहत कोई अगर मतलब कार्रवाई होती है, दोषी पाया जाता है, तो उसको 3 साल तक की जेल और फाइन दोनों जो है वो लगाया जा सकता है। और ये कॉग्निजेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है, मतलब कि इसमें पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है बिना अरेस्ट वारंट के, और जेल में डाल सकती है, और उनको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये हमने कानून के बारे में जो है वो चर्चा करी। फिर ऐसी क्यों डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिल रहे हैं, हमने कुछ पॉइंट्स देखे, जैसे कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कियल है, महिला जो है वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं, कई बार अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के कारण भी ऐसे वायलेंस नजर आते हैं, कई बार डाउरी और मैरिटल डिस्प्यूट्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर इसका मिसयूज किस प्रकार से हो रहा है, वो फॉल्स कंप्लेन्स जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि आजकल की जा रही है। इसका नेचर जो है इस कानून का वो है कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि फायदा कई बार फॉल्स कंप्लेन के थ्रू उठा लिया जाता है, या फिर डराया धमकाया जाता है कि हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो फिर आपके खिलाफ जो है वो हम दहेज प्रथा का केस लगा देंगे, ऐसी धमकियां दी जाती है। कई बार एलिमनी एलिमनी डिवोर्स के बाद एलिमनी को मांगने के लिए कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए दे दो, राइट? तो उस अगर नहीं दोगे तो फिर दहेज प्रथा का केस लगा दिया जाएगा, तो ऐसी भी धमकियां दी जाती है ना? इसमें सोशल और साइकोलॉजिकल डैमेज का डर रहता है, इसलिए इंसान जो है वो चुपचाप मानने लगते हैं फिर कि चलो ठीक है भाई, तुम आराम से रहो, तो वाली चीजें। तो ये चीजें थी पूरी इस टॉपिक से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी और पॉइंट्स आपके दिमाग में फीड हो गए होंगे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या क्या कॉपरेशन और चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, इस पर एक आर्टिकल आया है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर नाम बता सकते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का? और आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर दूं कि वो एक आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने यूपीएससी जो है वो क्वालिफाई किया है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम लिखकर बताइए। इन्होंने श्रीलंका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ जो है वो मीटिंग करी, और इंडिया का सपोर्ट जो है नेशन की इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ के लिए जो है वो शो किया कि भाई इंडिया जो है वो श्रीलंका को इकोनॉमिकली बेटर बनाने में हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगी। ये विजिट जो थी मिनिस्टर की, पहले फॉरेन डिग्निटरी की हम लोग को देखने को मिल रही है, नए लीडर से मिलने की। तो ये सितंबर इलेक्शंस के बाद हम लोग को देखने को मिली। इसके अंदर इकोनॉमिक रिकवरी, फिशरीज, कॉन्फ्लिक्ट, सिक्योरिटी कंसर्न और पॉलिटिकल राइट्स ऑफ तमिल, इन टॉपिक्स पर जो है वो चर्चा हुई। अब देखो, इंडिया बोल रही है इकोनॉमिक सपोर्ट और कोलैबोरेशन किस तरीके से होगा। तो पहली चीज तो श्रीलंका के टूरिज्म में, एनर्जी और डेयरी सेक्टर में हम लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे श्रीलंका का। कोलैबोरेशन जो है वो दोनों कंट्रीज का होगा इन एरियाज में, इन सेक्टर्स पे, और जैसे इकोनॉमिक रिकवरी श्रीलंका कर पाएगा, और इंडिया भी जो है वो प्रमोट करेगा इंडियन टूरिस्ट का इनफ्लो, कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट जो है वो श्रीलंका जाकर विजिट करें। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज पर बोला है कि हाँ भाई, इंडिया जो है, इंडिया को पता है कि आपके यहाँ बहुत बुरी तरह से इकोनॉमिक चैलेंज चल रहा है, और पूरी दुनिया को पता है कि 2022 में आपकी हो गई थी हालत खराब। इसमें हम आपको फाइनेंशियल पैकेज जो है वो लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोवाइड कराएंगे, राइट? और ऑलरेडी हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुकी है। इंडिया एनर्जी, सोलार, इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्थ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्प करेगा श्रीलंका की। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो अडानी पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका के अंदर जो है वो उसको काफी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है, राइट? विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मिनिस्टर्स ने स्ट्रेस किया कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो रिन्यूएबल एनर्जी का है इंडिया के लिए, उस चीज पर विच कुड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर श्रीलंका, राइट? तो अब देखो, हमने बोला कि भाई अडानी पावर प्रोजेक्ट जो श्रीलंका के अंदर है, तो आप उस प्रोजेक्ट को चालू करवाओ, राइट? कंप्लीट होने दो, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम रिन्यूएबल एनर्जी आपसे परचेज करेंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा, राइट? तो ये चीज जो है वो कही हमने। तो रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे एरिया पे हमने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे श्रीलंका का। फिर फिशरीज और सिक्योरिटी कंसर्न की बारे में बात करें तो इशू जो है इंडियन फिशरमैन का, जो श्रीलंका की जेल में आज की डेट में बंद है, तो उस पर जो है वो डिस्कशन हुआ। होता है ना कई बार श्रीलंकन वाटर्स पे जो है वो हमारी इंडियन फिशरमैन की शिप वो चली जाती है, ट्रॉलर चले जाते हैं, बोट चली जाती है।
फिर उनको जो है वो श्रीलंकन नेवी या कोस्ट गार्ड जो हम लोग को देखने को मिलता है वो अरेस्ट कर लेते हैं, श्रीलंकन कोस्ट गार्ड वाले ऑफिसर्स। तो वो अरेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वो मुकदमा चलता रहता है उनका कि भाई आपने बिना परमिशन कैसे मैरीटाइम बाउंड्री क्यों क्रॉस करी। अब उनको भी आइडिया नहीं रहता कि मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है, नहीं है, गलती से वो क्रॉस कर जाते हैं और फिर वो परेशानी में पड़ जाते हैं। स्मगलिंग और तरह तरह के आरोप उनके ऊपर जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो उस पर जो है वो चर्चाएं हुई। इंडियन फिशरमैन जो है तमिलनाडु के, वो कई बार श्रीलंकन बॉर्डर्स क्रॉस कर जाते हैं, जिसके कारण उनको अरेस्ट का सामना करना पड़ता है। दोनों ही कंट्रीज जो है उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम अपनी अपनी कंट्री से जो है वो जो भी फाइन्स वगैरह होंगे वो लगा के जो है वो उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोनों ने उनके रिलीज पर जो है वो चर्चा करी। श्रीलंकन तमिल फिशरमैन जो है वो अफेक्ट हुए हैं वॉर के कारण, और बहुत समय से रिक्वेस्ट करी इंडियन फिशरमैन को कि भाई हार्मफुल बॉटम ट्रॉलिंग मेथड जो है वो अबेंडन वो कर दो, बैन कर दो। और ये प्रैक्टिस है जो कि आज भी पाक स्ट्रेट के बीच में एक डिस्प्यूट का हिस्सा जो है वो बन गई है। देखो ये चीज ध्यान में रखनी है, बॉटम ट्रॉलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें चक्के लगा दिए जाते हैं, किस पे, नेट पे, जो मछली पकड़ने का जाला जो होता है ना, उस पर चक्के लगा दिए जाते हैं, उसको इतनी नीचे जो है वो भेज दिया जाता है सी बेड पे, और फिर वहां पे उसको रगड़ा जाता है। तो और उससे क्या होता है कि उससे बहुत सारी मछलियां तो आती ही आती है, बल्कि छोटी मछली भी आती है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंचता है, क्योंकि नीचे मौजूद जो हम लोग को स्पीसीज देखने को मिलते हैं वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को चलाने के लिए। तो इस प्रकार के जो हम लोग को ये देखने को मिलते हैं ना बॉटम ट्रॉलिंग मेथड, तो ये काफी मतलब अनहेल्दी प्रैक्टिस हम लोग को एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए देखने को मिलती है, जो आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में बात करें, तो रीजनल सिक्योरिटी जो है वो एक मेजर कंसर्न रहा है हमेशा से। तो दोनों ने सिक्योरिटी को लेकर जो है वो चर्चाएं करी। तमिल के अधिकार के बारे में बात की गई। 13th अमेंडमेंट एक हम लोग को देखने को मिलता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड कि 13th अमेंडमेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो ये श्रीलंका के अंदर हम लोग को 13th अमेंडमेंट देखने को मिलता है। इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रही है श्रीलंका के अंदर जो तमिल कम्युनिटी है उनकी, और ये फोकस किया जाए कि पूरी तरह से 13th अमेंडमेंट जो है वो लागू किया जाए, जो कि रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराएगा प्रोविंशियल काउंसिल्स के थ्रू। यानी कि तमिल पॉपुलेशन के लिए जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल्स जो है वो तैयार की जाएंगी। और ये अमेंडमेंट जो है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इक्वलिटी तमिल्स के लिए जो है वो प्रमोट करने की बात करता है। और इंडिया ने यही बोला है कि भाई प्रोविंशियल इलेक्शंस अगर कंडक्ट होंगे तो ये तमिल का जो इशू है श्रीलंका के अंदर वो रिजॉल्व करेगा। फिर नए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस भी हुए हैं। श्रीलंका के जो न्यूली इलेक्टेड लीडर जो हमें देखने को मिले हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये संविधान में अपने रिफॉर्म करेंगे, और मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही होगा नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल सेटलमेंट तमिल्स के लिए। तो तमिल का एक इशू है, आपको पता है सेनालीज और तमिल कम्युनिटी के बीच में एक इशू हम लोग को श्रीलंका के अंदर देखने को मिला है सालों से, राइट। तो उसको रिजॉल्व करने पर ये चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच में हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस बहुत पुराने समय से रहे हैं। 3rd सेंचुरी BCE से, जब बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से श्रीलंका गया था, राइट। और ये कनेक्शन जो है वो फर्दर डीप हुए थे जब हमें देखने को मिला था कि 10th सेंचुरी में साउथ इंडिया पर इन्वेजन जो है वो हमने किया था। हमारे काफी सारे जैसे कि चोल के रूलर्स हम लोग को देखने को मिले थे, राइट, जिन्होंने श्रीलंका के पूरे हिस्से पर जो है वो कब्जा जो है वो कर लिया था। फिर इसके अलावा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट श्रीलंकन वॉर में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला, राइट, जिसके अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो श्रीलंका के अंदर 1980s में डिप्लॉय की गई थी। और इंडिया श्रीलंका एक एग्रीमेंट भी हमने साइन किया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशंस हम लोग को देखने को मिलता है दोनों कंट्रीज के बीच में। फिर इंडिया जो है वो एक मेजर प्रोवाइडर है किस चीज के लिए, डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए श्रीलंका में। यानी कि श्रीलंका के अंदर डेवलपमेंट के काम में हम काफी सपोर्ट करते हैं। $3 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली हमारा कमिटमेंट है श्रीलंका को सपोर्ट करने पर। उस पर हम वहां पर हम लोग हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, इन सब एरियाज पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और श्रीलंका के डेवलपमेंट पर हेल्प करते हैं। इंडियन प्रोजेक्ट्स नदन श्रीलंका में जैसे एनर्जी और पोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडरलाइन करता है। फिर दोनों ही कंट्रीज जो है वो एक्सप्लोर कर रही है कि और भी मिलकर जो है वो इकोनॉमिकली रिलेशनशिप जो है वो अपना मजबूत बनाए, जैसे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट, राइट, जो कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो लो करेगा और बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करेगा। जो इसके इसके तहत ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार जो है वो बढ़ जाएगा। इंडिया का यूपीआई जो है ये भी श्रीलंका के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे, राइट, जिसने फाइनेंशियल कॉपरेशन को और मजबूत जो है वो बनाया है।
फिर चैलेंजेस आज भी हैं काफी सारे, जैसे कि पॉलिटिकल चैलेंज तमिल्स को लेकर, तमिल्स के राइट्स को लेकर, राइट। तो ये इशू एक हमेशा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और कई बार मुद्दे हम लोग को कच्छातीवू आइलैंड एग्रीमेंट को लेकर जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। ये भी एक डिप्लोमेटिक चैलेंज जो है वो पोज करते हैं। ये पहले आइलैंड हमारा हिस्सा था, फिर हमने जो है वो इस आइलैंड को जो है वो गिफ्ट किया था श्रीलंका को, बट वापस मांग लिया था। फिर अभी अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका के पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। चाइना का चैलेंज, चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहा है, स्पेशली हम्बनतोता पोर्ट में चाइना की प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और चाइना यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहा है, तो ये भी एक जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उस रीजन की वो हमें देखने को मिल रही है। यानी कि चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है श्रीलंका को भी, और इससे हमारा इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर होगा, क्योंकि चाइना कभी भी हमारे इंटरेस्ट में एग्री जो है वो नहीं होगा। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी भी कई बार इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलती है, जिसमें इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग ऐसे केसेस भी इन्वॉल्व हैं। तो इनको लेकर भी कई बार तनाव जो है वो बना रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो हमें अब बॉर्डर का इशू है तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, दोनों ही कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्शंस और मजबूत बनाने हैं, कल्चरल एक्सचेंज को और बेहतर करना है। पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है श्रीलंका को सपोर्ट करने में, राइट, कि तमिल पॉपुलेशन के बीच में जो भी मुद्दे हैं उसको जो है वो रिजॉल्व कराओ, सुलह करवाओ, राइट, तमिल को उनका अधिकार जो है वो मिल सके। तो इस पर हम लोग को चीजें करनी पड़ेंगी और रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए। तो हमने इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि अभी रिसेंटली मीटिंग हुई हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की और श्रीलंकन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट की, और इस मीटिंग में काफी सारे एरियाज पर बातचीत हुई, जैसे कि इकोनॉमिक रिकवरी, फिशरीज, सिक्योरिटी कंसर्न, पॉलिटिकल राइट्स तमिल के, ये इन एरियाज पर बात हुई। हमने बोला कि हम जो है वो श्रीलंका को हेल्प करेंगे टूरिज्म में, एनर्जी में और डेयरी सेक्टर में। फिर हमने 4 बिलियन यूएस डॉलर के फाइनेंशियल पैकेज को जो है वो कंटिन्यू रखने की बात करी, और ये पैकेज जो है वो हेल्प करेगा एनर्जी, सोलार, इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्थ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में श्रीलंका के अंदर श्रीलंका को। अडानी पावर प्रोजेक्ट जो श्रीलंका के अंदर है वो कुछ चैलेंजेस उसको हो रहे हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने बोला कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू रखो, इससे श्रीलंका को काफी फायदा होगा, इससे श्रीलंका का बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो हम परचेज कर लेंगे श्रीलंका से। नेक्स्ट, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडियन फिशरमैन का इशूज भी सामने आया श्रीलंका के अंदर, जिनको फ्रीक्वेंटली अरेस्ट कर लिया जाता है। तो हमने बोला कि दोनों ही कंट्री के फिशरमैन जो अरेस्टेड हैं उनको छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, थोड़ा बहुत जुर्माना लेकर। फिर बॉटम ट्रॉलिंग मेथड एक सिक्योर मतलब एक कंसर्न हम लोग को फिशरी सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसको बंद करने की बात की गई। फिर बॉर्डर का इशू तो आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, सिक्योरिटी इशू। फिर तमिल्स के राइट के लिए 13th अमेंडमेंट को लागू करने पर स्ट्रेस दिया गया, और ये फोकस किया गया कि संविधान के अंदर श्रीलंका रिफॉर्म करे, सुधार लेकर आए, जिससे कि तमिल के अधिकार को प्रोटेक्शन जो है वो मिले और एक नेशनल यूनिटी जो है वो बनी रहे तमिलनाडु के सॉरी श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट, हमारे रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ बहुत पुराने समय से, 3rd सेंचुरी बीसीई से, बुद्धिज्म के समय से हम लोग को देखने को मिले, फिर और फर्दर जो है वो बढ़ गए। फिर यूपीआई सर्विस भी जो है वो श्रीलंका के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ इश्यूज है, जैसे कि कच्छतीवू आइलैंड एक हम लोग को देखने को मिलता है, हम्बनतोता पोर्ट देखने को मिलता है, इन सब आइलैंड पोर्ट से रिलेटेड इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब इश्यूज हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसको रिजॉल्व करने की सख्त आवश्यकता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आप लोग को समझ में आई होगी। गाइस, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हॉलटेक इंटरनेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब देखो हॉलटेक जो है ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर एसएमआर टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लॉय करेगा, यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और ये हमारी कंट्री को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी हम लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है वो देखने को मिलेगा कि जनरेट की जाएगी। फिर इसके अलावा इंडिया और हॉलटेक कंपनी के बीच में जो है वो डिस्कशन चल रहा है कि हमें एनर्जी कॉपरेशन को और एडवांस करना और बेहतर बनाना है, राइट। तो थोड़ी सी चर्चा करें तो हॉलटेक की एसएमआर 300 की जो टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है, प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर है, जिसको डिजाइन किया गया है कि ये 300 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट करेगा, राइट, लो एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग करके।
इसके अंदर हम लोग को पावर रेंज जो है वो 30 मेगावाट की जो है वो देखने को मिलेगी, 30 से लेकर 300, और पर यूनिट के हिसाब से ये जनरेट करेगा। और इसके बाद फ्यूचर में हो सकता है कि ये और भी अपने एक्सपेंड करें, यानी कि अपनी कैपेसिटी को। फिर एसएमआर और क्लीन एनर्जी के ट्रांजेक्शन की बात करें तो इंडिया आज की डेट में रेन्यूएबल एनर्जी पर टारगेट कर रही है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक अच्छा पोटेंशियल जो है वो रखता है। और इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अपना मतलब पोजीशन जो है वो ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट में जो है वो स्टैब्लिश करे और दूसरे नेशन के साथ कंपीट करे, जैसे कि चाइना और रशिया। बट कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये कानून इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी सप्लायर्स वगैरह जो होते हैं न्यूक्लियर के, राइट, तो अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, राइट, तो उस दौरान जो है वो लाइबिलिटी जो होगी बर्डन की वो सप्लायर के ऊपर ही होगी, राइट, कि जो सप्लाई कर रहा है भाई उसकी जिम्मेदारी है अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी इशू होता है। इसीलिए फॉरेन न्यूक्लियर सप्लायर जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हुई तो पूरा बर्डन जो होगा उसका लमसम वो सप्लायर के ऊपर आ जाएगा। फिर इसके अलावा यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 हम लोग को देखने को मिलता है। ये रेस्ट्रिक्ट करती है कंपनीज को, जैसे कि हॉलटेक, कि वो न्यूक्लियर इक्विपमेंट जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर ना करे, राइट। तो ये भी लोकल प्रोडक्शन जो होता है एसएमआर कंपोनेंट का वो भी नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इशूज हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर जो एक्सिस्टिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिलती है जो कि हैवी वाटर रिएक्टर के ऊपर आधारित है, तो वो आउटडेट हो चुकी है कंपेयर टू आज की डेट में लाइट वाटर रिएक्टर्स यूज किए जा रहे हैं। और एसएमआर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी तो उसमें और रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि कानूनी चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि एसएमआर से रिलेटेड जो है वो फैमिलियरिटी जो है वो नहीं है, अभी जो है वो प्रॉपर जानकारी जो है वो नहीं है, उसका अभाव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है पब्लिक के बीच में। तो हो सकता है कि डर जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर से रिलेटेड पब्लिक के बीच में जो है वो लगातार बरकरार रहे, ठीक है। और 2 एसएमआर प्रोजेक्ट जो है ये अपने ऑपरेशनल स्टेटस पर पूरे दुनिया भर में पहुंच चुके हैं, जैसे कि रशिया के अंदर और चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और काफी सारी वेस्टर्न कंटेंडर्स हम लोग को कंट्रीज देखने को मिल रही हैं और कंपनीज हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, न्यू स्केल, जीई, हिताची, राइट। तो ये डेवलप कर रहे हैं एसएमआर मॉडल्स कंपीट करने के पर्पज के लिए। और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करेगा और ग्लोबल लेवल पर जो है वो उभर कर आएगा। तो ये इंडिया इस चीज पर जो है वो टारगेट कर रहा है। और कोलैबोरेशन जो हुआ यूएसए की इस कंपनी के साथ, जो कि इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को और बढ़ा देगा और क्लीन एनर्जी को अचीव करने में हम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। और इंडिया जो है आज की डेट में इंडिया को जो है वो और ऐसे प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है, राइट। और हमारे क्लीन एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें और भी कंपनीज के साथ, कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है। बस यहाँ पर आप ये ध्यान में रखना, इस कंपनी का नाम, राइट, हॉलटेक का इंटरनेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ये हम लोग को इंडिया और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील देखने को मिली है, बस दैट्स इट। और बाकी इसकी टेक्निकलिटीज पे उतना मत जाना, बट हाँ ये जरूर ध्यान में रखना कि ये 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट करने में केपेबल है और इसमें लो एनरिच्ड यूरेनियम का ये उपयोग करेगा, बस दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, 2 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, राइट। तो ये 2 स्कीम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। उनको जो है वो और रैशनलाइज जो है वो करने पर चर्चा जो है वो की जा रही है और बेहतर बनाने पर चर्चा की जा रही है। डिसीजन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो होना चाहिए और फूड सिक्योरिटी अचीव हो। बस सिंपल सी चीज, इसके अंदर और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ये दोनों स्कीम्स के बस बारे में थोड़ी सी नोट जो है बना लेना, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। कैबिनेट जो है वो इंटीग्रेट करेगी, यानी कि मिला देगी, एकजुट करेगी सभी की सभी एग्रीकल्चरल सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको। और 2 मेन स्कीम्स के अंदर ये इंश्योर करने के लिए कि भाई कोई भी स्कीम जो है वो डुप्लीकेट ना हो। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये 2 स्कीम्स हम लोग रखेंगे, बाकी इसी से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो उसको हटाकर सबको इसके अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। स्टेट्स को भी एनकरेजमेंट कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें, राइट, प्रोडक्शन और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। आज की डेट में कृषि को लेकर क्या क्या चैलेंजेस है तो आपको ऑलरेडी पता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्लाइमेट चेंज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो कृषि को ही हो रहा है।
फूड सिक्योरिटी का इशू हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। खाने के लिए खाना नहीं है लोगों के पास, हंगर की क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण का क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइवेट सेक्टर्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एग्री स्टार्टअप्स के लिए फंड जो है उसको बढ़ावा देना, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में हम लोग चर्चा करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, पहले तो सॉइल को टेस्ट करना, सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट है कि नहीं उसको मैनेज करना, इंश्योर करना कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहे, राइट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रेन फेड एरियाज की प्रोडक्टिविटी जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू जो है वो इम्प्रूव करना, राइट। तो ये चीज हम लोग को वाटरशेड का विकास करना, एडॉप्ट करना फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो इस प्रकार के एनवायरमेंट के लिए सुटेबल हो, जो कि आज की रेट में देखने को मिल रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री को जो है वो इंकरेज करना, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को, राइट, इको फ्रेंडली फार्मिंग को, इन सब चीजों को वो करना, प्रमोट करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग को रिड्यूस करना, है कि नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर मशीनरीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो सके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी को बचाना, कि पानी को अच्छी तरीके से मैनेज करो, जिससे कि कम से कम पानी में हम लोग को अच्छी फसल जो है वो देखने को मिल सके। अलग अलग प्रकार के क्रॉप जो है उसको उगाओ, राइट। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है वो तैयार किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। फोकस कर रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एग्री स्टार्टअप सेटअप किए जाए और उसमें फंडिंग जो है वो दी जाए, कि जिससे कि नई नई टेक्नोलॉजीज और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो उस पर रिसर्च हो सके। फोकस एरिया फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर है, ठीक है। फिर एक नेशनल मिशन है हमारा एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स के लिए, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया जो डिपेंडेंट हो रही है आज की डेट में एडिबल ऑयल्स के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर, जैसे कि ऑयल पाम के बारे में हम बात करें, ऑयल सीड्स के बारे में बात करें, जो स्पेशली हम लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्री से जो है वो मंगवाते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी कंट्री के अंदर ही जो है वो ये इसकी खेती करें, ऑयल पाम वगैरह के कल्टीवेशन जो है वो करें। तो उसके लिए जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए, जैसे कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्वालिटी सीड्स के लिए, राइट। 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए साथी पोर्टल के थ्रू, जिससे कि सीड्स का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। 600 से ज्यादा वैल्यू चेन क्लस्टर जो है वो स्टैब्लिश किए गए 347 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया जो है वो कवर करता है। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है, जो कि 10% जो है वो पूरे दुनिया भर के ऑयल सीड प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। 2022-2023 में हमारा प्रोडक्शन 413.55 लाख टन जो है वो पहुंच गया था। लगभग 72% इंडिया का ऑयल सीड कल्टीवेशन जो है वो रेन फेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, वर्षा के ऊपर निर्भर है। उसके कारण प्रोडक्टिविटी काफी कम हो पाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात ये ऑयल सीड प्रोडक्शन में जो है वो लीड करते हैं। तो ये फैक्ट्स बस ध्यान में रखो। तो हमने दो टॉपिक्स को इसके अंदर पढ़ा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और ऑयल सीड, जिसका हमारा टारगेट है कि हमारी कंट्री के अंदर ऑयल पाम हम जो है वो कल्टीवेट करें ज्यादा से ज्यादा और इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, राइट। और फिर दूसरा हमने जो है वो देखा ये दो स्कीम के बारे में, राइट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राइट। तो इसके बारे में हमने जो है वो चर्चा करी, और यही यही चीज हुई है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, इन स्कीम्स को जो है वो, यानी कि ये दो अम्ब्रेला स्कीम्स हम लोग को देखने को मिल रही है। इन्हीं स्कीम्स के अंडर सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स जो है वो आ जाएंगी। तो ये सरकार का एक डिसीजन था। चलिए नेक्स्ट, हीराकुंड कैनाल सिस्टम को रेनोवेट करने के ऊपर बात की जा रही है। लगभग 60 साल पुराना कैनाल सिस्टम है ये, राइट। हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहर की प्रणाली हम लोग को देखने को मिल रही है, जो ओडिशा के अंदर है, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम जो है वो कहां पर है, ओडिशा के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे आप। फिर इसका रेनोवेशन जो है वो किया जा रहा है, जो कि फोकस कर रहा है बेहतर तरीके से पानी का मैनेजमेंट और इरिगेशन फैसिलिटीज पर फोकस किया जा रहा है। रेनोवेशन जो है वो 2024-25 से 27-28 तक चलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव वहां के किसान जो है उनको लाभ मिलेगा, पानी का वेस्टेज जो है वो कम होगा और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। इसके अंदर 855 करोड़ रुपीस एलोकेट करने की बात की जा रही है, जिसमें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा अर्थन कैनाल को कॉन्क्रीट पाथ में, राइट। तो मिट्टी की नहर जो है उसको एक कॉन्क्रीट में जो है वो तैयार किया जाएगा, यानी कि और मजबूत उसको बनाया जाएगा। इससे पानी का लॉस जो है वो काफी कम होगा और इंश्योर किया जाएगा कि बेटर तरीके से
जिस एरियाज पर टारगेट किया जा रहा है पानी पहुंचाने का, उन एरियाज तक प्रॉपर पानी जाए विदाउट एनी वेस्टेज। तो रेनोवेशन की क्या आवश्यकता थी? तो कैनाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बारगढ़ और ससैन मेन कैनल्स, तो ये अलग अलग कैनल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये खराब हो चुकी है, जिसके कारण से प्रॉपर तरीके से जो सिंचाई का टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। और अभी जितनी भी मिट्टी की बनी गई नहरें जो थी, कैनाल जो थी, तो उसके अंदर पानी का लॉस बहुत होता था, क्योंकि मिट्टी जो होता है, जैसे आप मटके मटके से पानी पीते हैं तो मटका पसीजता है, उससे पानी लीक होता है, तो उसके कारण से बहुत सारा पानी जो है वो लीक हो जाता था, राइट। और इन कैनाल्स को अब कंक्रीट में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, दैट मीन्स कि अब पानी का लॉस जो है वो नहीं होगा, और जहां तक पानी पहुंचाना है वहां तक पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो पहुंच सकेगा। हीराकुड डैम प्रोजेक्ट के बारे में हम चर्चा करें तो 1952-53 में इस डैम को जो है वो तैयार किया गया था। इंडिया का सबसे मतलब पहले वाला, यानी कि पुराने समय का मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट थी, और दुनिया का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है ये, जो कि 25.8 किलोमीटर का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था कि जिससे कि महानदी नदी का जो पानी है, राइट, तो उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके, और इरिगेशन और पावर जनरेशन के पर्पस के लिए उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है। अब इरिगेशन मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट, बट ऑब्वियस ही बात है कि इरिगेशन का फुल पोटेंशियल अचीव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पानी का लीकेज बहुत ज्यादा था। तो अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब इसको ठीक किया जा रहा है। रिनोवेशन के अंदर क्या कन्वर्ट होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो मिट्टी वाले जो कैनाल्स बनाए गए थे, तो उसको चेंज करके कॉन्क्रीट कैनाल्स जो है वो तैयार किए जाएंगे। पानी का सीपेजी नहीं सिर्फ रुकेगा, बल्कि इंश्योर होगा कि और बेहतर तरीके से पानी जो है वो पहुंचा जा सके, और प्रॉपर मात्रा में पहुंचा जा सके। ठीक है। बस फार्मर्स को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फार्मर्स को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा। ठीक है। एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉपर पानी मिलेगा तो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, पानी का वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब फायदे हैं इसके रेनोवेशन के। हीराकुड डैम और महानदी के बारे में बात करें, हीराकुड डैम जो है वो एक रिजर्वायर, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक एशिया के अंदर है, और इसको जो है वो रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था 2021 में, उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के कारण। ओडिशा के हीराकुड डैम, ये डैम के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी है 359.8 मेगावाट की, जो कि एनर्जी सप्लाई में काफी कंट्रीब्यूट करती है। महानदी के बारे में बात करें हम लोग, तो सिहावा रेंज जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, हिल रेंज सिहावा, तो वहां से महानदी नदी जो है वो फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो जाती है। और रिवर के अंदर मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर जो है वो गुजरती है। अब इस हीराकुड कैनाल सिस्टम का रेनोवेशन जो है वो किया जा रहा है, जिससे कि अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज होगा, और पानी बेहतर तरीके से मैनेज होगा, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो मिलेगा। तो पूरे टॉपिक में हमने क्या समझा, आपको डैम की लोकेशन पता होनी चाहिए। ओडिशा के अंदर ये हीराकुड डैम महानदी नदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था, इरिगेशन पर्पज के लिए, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के पर्पज के लिए। ठीक है। महानदी नदी का जो फ्लड होता है, तो उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए नहर जो है वो तैयार की गई थी, बनाई गई थी। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर 36% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है 2016-17 से लेकर 22-23 के पीरियड में। 17 मिलियन जॉब्स जो है वो आ चुकी हैं। अब देखो यार, आज की डेट में जॉबलेस ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहला जो परसेप्शन था उसके साथ ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये पूरा आंकड़ा जो है वो 2016 से लेकर 2023 तक का है। अब इतने लंबे टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजों पर काम हुआ, जैसे सरकार के वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, है ना। ये हाईवेज वगैरह हमने तैयार किए, बनवाए, तो उसमें लगेंगे ना लेबर्स, लगेंगी ना जॉब्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि 17 मिलियन जॉब्स जो लगी हैं वो इतने लंबे टाइम पीरियड में सरकार के वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू लगी हैं। बट आज की डेट में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंप्रूव हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है। ये बताना है गिरा मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड में है, इतने पीरियड में हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है कि भाई वर्कफोर्स में और भी लोग शामिल होते जा रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से बाकी आज की डेट में इंडिया की स्थिति अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो वो बहुत ही बदतर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये सब आपको आंकड़े वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के अंदर ग्रोथ हुई है वो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है, ये फैक्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम लोगों ने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, तब जाकर ग्रोथ होती है।
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है? एक रिलेशनशिप बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ का और जॉब क्रिएशन का। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जॉब तो क्रिएट होंगी होंगी ना, तो उसका ये रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। सिंपल एज दैट। ये लिखा है कि 1% जैसी जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो 1.11% एम्प्लॉयमेंट या जॉब में इंक्रीज होता है, राइट। कुछ परसेप्शन जो है वो कहते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर लेबर का कैपिटल रेशियो जो है 1.17 का है, राइट, क्योंकि सर्विस सेक्टर अच्छी खासी जॉब जो है वो क्रिएट कर रहा है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है, ये आंकड़ा बता रहा है, तो आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है वाले। एग्रीकल्चर आज भी हमारी कंट्री के अंदर 45% से भी ज्यादा जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। युवा जो है उनका अनएम्प्लॉयमेंट 15 से लेकर 29 ईयर्स तक का वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अब ये सब आंकड़े याद रखने की जरूरत। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, बढ़ा है, ठीक है। इंडिया की रियल जीडीपी जो है वो 8.2% से ग्रो करी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अब इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंप्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेंगी। पे रोल में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंदर बताया जा रहा है कि और डबल हो गया, ये मोर देन डबल हम लोग को देखने को मिला है कंट्रीब्यूशन। गिग इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करी है। गिग इकोनॉमी के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। गिग इकोनॉमी क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। जिन्होंने ऑलरेडी पहले लिख दिया आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ गिग इकोनॉमी का, ठीक है। अब क्या किसके कारण ये ग्रोथ हुई है? तो सरकार की वेरियस पॉलिसीज आई, राइट। हमने मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया, राइट। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे यहाँ पे युवा है, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये टॉपिक्स है। तो हमने क्या देखा पूरे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, समझने वाली चीज जो है ये थी कि इंडिया के अंदर 2016 और 2023 के बीच में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हम लोग को 36% का देखने को मिला है एम्प्लॉयमेंट के मामले में। और उसके पीछे के फैक्टर्स बस आपको बताना चाहिए कि भाई किन कारण एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है, तो ये फैक्टर्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, लेक प्रेस्पा। लेक प्रेस्पा, लिटिल प्रेस्पार लेक, ये कहां पर है? ग्रीस में लोकेटेड है, राइट। और ये अल्बेनियन ग्रीक बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दोनों ही प्रेस्पा लेक जो है वो दोनों दो नेशनल पार्क्स पे लाई करते हैं, और ये बेसिकली अल्बेनिया, ग्रीस और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच में लोकेटेड है। डिवॉल रिवर को डाइवर्ट किया गया था इरिगेशन के पर्पस के लिए 1970s में, जो कि लिटिल प्रेस्पा लेक जो है वो ड्राई हो रही है, सूख रही है, उसका एक रीजन है, क्योंकि इसका पानी जो है वो डाइवर्ट किया गया, इसलिए वो लेक सूख रही है, ऐसा बताया गया है। अब ये ट्राइपार्टाइट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तीन कंट्रीज ने जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। नेपाल अब एक्सपोर्ट करेगी अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को बांग्लादेश को 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक, राइट। और बताया जा रहा है कि यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इनके पास जो है वो आ जाती है तो वो ट्रांसफर करेंगे। और इंडिया जो है ये बताया जा रहा है कि नेपाल से बांग्लादेश में ट्रांसमिशन लाइन जो है वो सेटअप करेगी, हेल्प करेगी ट्रांसमिशन लाइन बनाने में। नेपाल जो है वो एक्सपोर्ट करेगी 40 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बांग्लादेश को 6.4%, 6.4 सेंट्स पर यूनिट के हिसाब से। जैसे सेंट्स होता है ना, जैसे रुपीज और पैसा होता है, वैसे ही सेंट और डॉलर होता है। तो 6.4 सेंट पर यूनिट के हिसाब से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा 40 मेगावाट नेपाल के द्वारा अपने पहले फेज में। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये लेक से रिलेटेड ही टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो नीचे मतलब इसमें 150 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।